सेरोलॉजी क्या है? सेरोलॉजी इज द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड जिनका हम सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं? दैट कुड बी अ स्लाइवा, सीमन, यूरिन, ब्लड, इवन स्वेट। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनकी सेरोलॉजी कर सकते हैं। तो हमने इसमें फर्दर जो हमने डिस्कस किए थे, टेस्ट किए थे, हमने डिस्कस के दो तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले जो है प्रिजम्पटिव टेस्ट किया जाता है, जो कि आपको जस्ट प्रेजेंस और एब्सेंट के बारे में बताएगा, एंड द सेकंड वन इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक हो गया। बात जब हम सीरोलॉजी की करते हैं तो सीरोलॉजी इसलिए पहले करनी ज़रूरी है क्योंकि ये जो है फास्ट है, इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डीएनए टेक्निक। डीएनए टेक्निक एडवांस, डीएनए फोरेंसिक के एडवांसमेंट्स में से आ जाता है, एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, लैब प्रॉपर चाहिए। तो इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो इतने एक्सपेंसिव और जो है वो टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट के ऊपर फ़ौरन से जंप नहीं करेंगे। अभी अगर हमने स्टेप बाय स्टेप अगर हमने जाना है तो हम पहले सेरोलॉजी को करेंगे। लाइक हमने अभी ब्लड को ही करना है, ब्लड का एनालिसिस करना है, हमने ब्लड देखना है कि ब्लड है कौन सी, आइदर उसकी स्पीशीज कौन सी है, एनिमल ह्यूमन ओरिजिन है, टाइप कौन सा है, उसके बाद हम उसके डीएनए पे जंप करेंगे। ठीक हो गया। तो ब्लड के एनालिसिस में हमें वही हमें माइंड में तीन बातें रखनी है। इज द स्टेन ब्लड, इज द स्टेन एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन, और अगर ह्यूमन ब्लड है तो विच टाइप है। ठीक है, बस हम फर्दर इसकी उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। ये सारे टेस्ट आप लोगों को मैंने करवा दिए थे। हम करेंगे आज सलाइवा का। ठीक है, हैजर्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और इससे रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर्स हैं, ये अक्सर छोटी मोटी चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। आज का टॉपिक जो हम अपना स्टार्ट करेंगे वो है स्लाइवा की आइडेंटिफिकेशन। स्लाइवा को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, केमिस्ट्री क्या है इसकी। 99% स्लाइवा जो है उसकी कॉम्पोजिशन वाटर है। इसकी पीएच की अगर हम बात करें तो 6.8 to 7 इसकी पीएच है। एंजाइम इसके अंदर जो है वो अमाइलेज जो है, टाइलिन के नाम से एक स्टार्च है, जो कि स्मॉल शुगर कंपाउंड है, तो वो इसमें पाया जाता है। अगर आप को फिजियोलॉजी थोड़ी याद हो तो आप, क्योंकि आपके माउथ में से ही स्लाइवा का, माउथ का में जो स्लाइवा है उससे ही फर्स्ट स्टेप आपका डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइलेज एंजाइम। फंक्शन जो है वो स्लाइवा का, इट क्लींस द माउथ, इट लुब्रिकेट्स। ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। रिकवरी फ्रॉम क्राइम सीन, कैसे कैसे हम एक क्राइम सीन, अगर आपको एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट आप क्राइम सीन पे देखते हैं तो आपको स्लाइवा कहाँ कहाँ से डिटेक्ट हो सकता है। इट कुड बी डिटेक्टेड और फाइंड आउट फ्रॉम द सिगरेट बट्स। स्पिटिंग, अगर किसी उसने वहाँ पे किसी ने स्पिट किया है स्लाइवा, तो वो स्पिटिंग मटेरियल से आप स्लाइवा को ले सकते हैं। च्युइंगम से आप ले सकते हैं। वाटर ग्लासेस के ऊपर उसका स्लाइवा लगा हो सकता है। बॉटल्स के ऊपर लग सकता है, बॉटल जो वाटर बॉटल है पीने वाली, ग्लास के ऊपर। तो यहाँ से आप क्राइम सीन पे से रिकवर कर सकते हैं स्लाइवा को। आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है स्लाइवा की? सबसे पहला प्रिजम्पटिव टेस्ट है। प्रिजम्पटिव टेस्ट में हमने क्या करना है कि एक पेटी डिश लेनी है, प्रिपेयर करनी है एगरोज सोल्यूशन के साथ, जो कि मिक्स करेंगे स्टार्च के साथ। उसके अंदर इस एगरोज जो पैटी एगरोज की हमने जेल बनानी है पैटी डिश के ऊपर, और उसके ऊपर हमने फिर सर्कुलर वेल्स क्रिएट करनी है। सैंपल्स ऑफ आ सस्पेक्टेड फ्लूइड, उन वेल्स के अंदर जो हमने कहा, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पैथोलॉजी में वाले शायद प्रैक्टिकल करते होंगे, आप लोगों को बल्कि ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि ये किस तरह कल्चर जब लगाते हैं तो पेट्री डिश के अंदर छोटे छोटे वेल्व्स किए जाते हैं, फिर उसके पाइपेट के थ्रू उसके अंदर वो सस्पेक्टेड फ्लूइड जो है वो लोड किया जाता है। ठीक है, जो सैंपल है सस्पेक्टेड फ्लूइड का वो डालेंगे। जेल स्टेनिंग विद आयोडीन अ स्टार्च इंडिकेटर, जो जेल आपने एगरोज जेल बनाई है उसकी वो उसमें आयोडीन है, और जो आयोडीन जो है वो स्टार्च का, जो हमारा हमने कहा कि हमने अमाइलेज की प्रेजेंस देखनी है, तो वो स्टार्च इंडिकेटर है। तो वो येलो कलर शो करेगा अमाइलेज की प्रेजेंस में, और ब्लू ब्लैक जो है वो स्टार्च को देगा। DNA in saliva can be extracted from the cell shed from the cheek cell. Cheek cells ऐसे बक्कल स्वाब जो लिया जाता है, बक्कल स्वाब के थ्रू हम DNA आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है उससे हम DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया स्लाइवा का। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? यूरिन
वेस्ट प्रोडक्ट है किडनीज का, किडनी से फिल्टर्ड होके जो है वो एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। डिटेक्ट हम कैसे करेंगे? प्रेजेंस ऑफ यूरिया, जो यूरिएज एंजाइम है उस वो इसकी में इसमें प्रेजेंट होता है। क्रिटिनिन है इसमें, बाइपिक्रिक एसिड। अगर हम हीट करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक ऑर्डर आएगा। डीएनए कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एपिथेलियल सेल, जो इसमें एपिथेलॉइड सेल, एपिथेल सेल हैं, उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है सीमेन के आइडेंटिफिकेशन। सीमेन के करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट आल्सो कंटेन 90% सीमेन की कंपोजिशन में वाटर है। पीएच इसकी 7.2 to 7.4 है। डिटेक्ट हमने क्या करना है? स्टेप 1 में बेसिकली क्या करेंगे? सर्च करेंगे क्राइम सीन पे विद यूवी लाइट। सीमेन फ्लोरेसेंट अंडर यूवी लाइट, हमने यूवी लाइट के थ्रू करना है। Fluorescein because of molecules such as flavin and choline conjugated protein. Basically इसके प्रोडक्ट्स हैं दो, फ्लेविन और कोलिन कंजुगेटेड प्रोटीन, वो फ्लोरेसेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको यूवी लाइट के थ्रू जब डिटेक्ट करेंगे तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे। ब्लू टू येलो डिपेंडिंग ऑन द लाइट इक्विपमेंट यूज। जो आप ब्लू अगर लाइट यूज कर रहे हैं या येलो लाइट कर रहे हैं तो उसकी बेस पे ही वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, या तो ब्लू होगा या येलो कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कौन सा आपने इक्विपमेंट यूज किया। ड्रॉबैक इसका ये है कि यूरिन कैन आल्सो बी फ्लोरेसेंट। ड्रॉबैक हम ये है कि ये इंटरमिंगल हो सकता है यूरिन के साथ, हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन भी फ्लोरेसेंट, अगर आप फ्लोरेसिन लाइट्स के थ्रू डिटेक्ट करें किसी क्राइम सीन पे तो यूरिन भी फ्लोरेसेंट होता है और सीमेन भी, तो उसको डिटेक्ट करना जो है फिर आपको फर्दर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। स्टेप 2 आपने जो करना है वो है माइक्रोस्कोपिकली, जो कि ऑथेंटिक है और मोस्ट रिलायबल है। माइक्रोस्कोपी में आपने स्पर्मेटोजोआ देखने हैं, जो कि छोटे स्मॉल सेल्स हैं बेसिकली। अगर इनकी शेप अगर आपको याद हो, आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी होगी, हेड है इसका, मिड पीस और टेल है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, हेड, नेक और ये इसके टेल, मिड पीस इसके, इसमें क्रिसमस ट्री स्टेन कंफर्मेटरी टेस्ट है ये इसका। पहला वाला तो प्रिजम्पटिव टेस्ट था, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम क्रिसमस ट्री स्टेन टेस्ट है। सैंपल को हम वेट करेंगे विद वाटर, ट्रांसफर टू द स्लाइड, स्टेनिंग ऑफ स्लाइड एंड ऑब्जर्व। जब हम स्लाइड को देखेंगे तो वो उसकी टिप जो है स्पर्म की, वो जो है पिंक कलर की स्टेन होगी। बॉटम ऑफ द हेड, हेड का जो बॉटम है वो डार्क रेड होगा। मिडिल पीस जो है वो ब्लू स्टेन होगा और जो टेल है वो येलोश ग्रीन स्टेन होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हमारे पास ना स्लाइड भी है और ये ऑस्पी में अक्सर रखी जाती है और पूछा जाता है। क्वेश्चन यही होता है कि इसके स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से कलर की स्टेनिंग लेते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है कि टिप ऑफ द स्पर्म इट विल स्टेन पिंक, बॉटम ऑफ द हेड stain red, dark red, middle portion of the sperm stain blue and tail yellowish green। ठीक हो गया। एजिंग जो है वो बेसिकली सैंपल की अगर लूजिंग जो है, टेल अगर लूज होना शुरू हो जाए मींस के सैंपल जो है वो पुराना हो गया है, एजिंग हो गई है, सैंपल पुराना है। स्पर्म हेड कैन बी डिटेक्टेड इन विजाइना अप टू द 7 days, 3 to 7 days जो है वो फ्रॉम जो है स्पर्म डिटेक्ट हो सकते हैं विजाइना से। Absence of spermatozoa doesn't mean the absence of semen. Reason इसकी ये है कि some men naturally have low sperm count, जो oligospermia जिनको disease हो सकती है उनमें already low sperm count हो सकता है। Some men have no sperm, azoospermia हो सकता है, individual that have undergone vasectomy। प्रिजम्पटिव टेस्ट जो सीमेन के लिए हम किया जाता है उसका नाम फॉस्फेटेज टेस्ट है। एसिड फॉस्फेटेज बेसिकली एक एंजाइम है जो सिक्रीट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। एसिड फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डायज़ोइड ओ डायनासाइड एंड अल्फा नेफ्थलाइन फॉस्फेट पर्पलिश कलर जो है वो देगा लेस देन 1 मिनट में। बहुत ये सेंसिटिव टेस्ट है। 30 सेकेंड में, लेस देन 1 मिनट के अंदर जो है वो इसने पर्पलिश कलर दे देना। एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट ने प्रेजेंस ऑफ सीमेन बता देगा ये। ड्रॉबैक इसका ये है कि बहुत सारे फ्रूट जूसेस जो हैं वो भी इस तरह का कलर दे सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स जो हैं वो इस तरह का सेम रिएक्शन देंगी। वेजाइनल सिक्रीशन जो है वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनकी भी ऑलमोस्ट पीएच जो है वो सीमेन के पीएच के बराबर के जितनी है।
उसी रेंज में है, बट द कलर चेंजेस इज स्लोअर। लेकिन थोड़ा सा आप ये कह के कि उसका इन सारी चीज़ों का चेंजेस जो है वो स्लो कलरेशन होगी, जबकि इसमें हमने कहा कि 30 सेकेंड, जो आधा सेकेंड में, आधे मिनट के अंदर अंदर जो है वो सीमेंट का कलर जो है वो पर्पलिश आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि अगर वो जस्ट 30 सेकेंड ले रहा है कलर चेंज करने में, पर्पलिश कलर शो करने में, तो वो सीमेन है। हम इसको मतलब जितनी फास्टली अगर वो कलर चेंजेस आ रही हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सीमेन प्रेजेंट है। इसके अलावा ABA कार्ड या P30 PSA टेस्ट, ठीक है, ये अलाइजा के थ्रू किया जाता है। सेम मेथड है जैसे लाइक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला। ये डिटेक्ट करता है P30 प्रोटीन जो एंटीजन है प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका प्रोसीजर यही है कि फिल्टर पेपर पे हमने सैंपल रखना है, फिर रिएजेंट डालेंगे, इंटेंस पर्पल कलर आएगा। कार्ड विद फिक्स्ड एंटीबॉडीज आर अवेलेबल। ड्रॉबैक इसका ये है कि फीकल मटेरियल और स्वेट जो है उस वो भी इसके साथ पॉजिटिव, अलाइजा के साथ पॉजिटिव आ सकता है। फीमेल का यूरिन और ब्रेस्ट मिल्क इसके साथ भी पर्पलिश जो है इंटेंस पर्पलिश कलर आता है। A recent study identifies that the majority of the women have a glandular structure surrounding the urethra that is similar to the male prostate gland and produce P30. So causation is always urged when interpretation positive PSA result which is not confirmed by the actual presence of sperm. तो इसीलिए फिर हमने कहा कि ये P30 टेस्ट जो अलाइजा के थ्रू एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। ठीक हो गया। एसिड फॉस्फेटेज के भी ड्रॉबैक्स कुछ हैं। तो सबसे रिलायबल जो है वो हमारा माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो टेस्ट है वो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। मेथड्स ABO ब्लड ग्रुपिंग के जो थे वो स्लाइड मेथड था, ट्यूब था, जेल कार्ड मेथड, माइक्रो प्लेट मेथड। ये ग्रेडिंग सिस्टम रिएक्शन के हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो ये जो हमने कहा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ये ट्यूब मेथड से है कि आपको ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है। ये एक सॉलिड बन रहा है, बटन लाइक कोगुलम बना हुआ है। ये क्लम्प्स, लार्ज क्लम्प्स अलग अलग से आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी क्लम्प्स स्लाइटली क्लाउडी क्लम्प्स हैं। ठीक हो गया। ये सारे ग्रेड्स हैं रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये तो हमारे छोटे छोटे टेस्ट थे कि स्लाइवा के लिए हमने सीमेंट के लिए क्या किया, ब्लड के लिए क्या किया, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी ऑलरेडी कवर किया। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं जो कि है हमारा DNA, जो कि हमारा मेन हमारा टॉपिक का जो है एम्फेसिस, हमारा फोकस DNA पे रहना चाहिए। DNA क्या चीज़ है? DNA के लिए हमने थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बेहतर होगा। DNA इसके लिए हमने सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइंड में लाएंगे। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है। सेल बेसिकली क्या है? आपका स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ का जो है वो सेल है। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इवन एनाटॉमी में भी जब पढ़ा तो सेल, एम्ब्रियोलॉजी में, हर जगह आप लोगों ने सेल से अपना स्टार्ट किया कि हमारा यूनिट ऑफ लाइफ जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हमारा वो सेल है। सेल की फिर कंपोजिशन क्या है कि सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है, बाहर उसकी सेल वॉल है, और अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ठीक हो गया। और छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं। तो हम DNA पे जाना है तो हमें न्यूक्लियस पे ज़रा फोकस करना है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA है। न्यूक्लियस वन ऑफ द मैनी ऑर्गेनेलीज कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन the cell needs to exist to reproduce. Most cells organize genetic information into a chromosomes. आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं आपके 40, हमारे हर इंसान में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जीन्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू अदर ऑफस्प्रिंग्स में। ये अगर आपको फिजियोलॉजी गाइडन याद हो तो सेल का स्ट्रक्चर है ये, इसका ट्रांसफर सेक्शन किया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है। ठीक हो क्या। इसके अराउंड जो है ये सारे, ये माइटोकॉन्ड्रियाज आ गए, गोल्जी अपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक हो गया। ये सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर, अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखो तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस है। ठीक हो गया। न्यूक्लियर के बाहर जो है न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो ये सारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया।
द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल जो है वो आपका सेल के सेंटर में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, सराउंडेड बाय अ डबल लेयर जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियोलस के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम के प्रोडक्शन की साइट है। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इसके अंदर न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इन न्यूक्लियस RNA enzymes protein for RNA synthesis. Fluid in nucleus called nucleoplasm. Inner face of the nuclear membrane has fibrous layer called nuclear lamina. Has several function. DNA within the nucleus touches the nuclear lamina as the cell divides. Mechanical supports to the nuclear pores. ये तुम्हारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आपके न्यूक्लियर पोर्स हैं, या ये यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप, ये न्यूक्लियर पोर्स इन एंड आउट जो भी आपका मटेरियल्स की ट्रांसफर्स के लिए इन एंड आउट साइटोप्लाज्म आपकी जब मैसेंजर आरएनए के प्रोडक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस होते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसडक्शन के, उनमें हेल्प अप करेगा। क्रोमोसोम क्या चीज़ है? आवर बॉडीज वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आवर जेनेटिक मटेरियल कंटेन। सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो रिलाई करती है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ टोटल ह्यूमन क्रोमोसोम। ऑलमोस्ट 46 अगर हम बात करें तो नंबर, और 23 पेयर्स। One pair contain one from the mother and one from the father. क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक हो गया। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ अक्सर आ जाती हैं, ये आप लोगों के जो टॉपिक है ये पर्सनल आईडी में भी आप लोगों ने कवर किया होगा। पर्सनल आइडेंटिटी में, हाँ पर्सनल आइडेंटिटी में आप लोगों ने जब जहाँ बार बॉडीज़ और क्रोमोसोमल के कुछ डिसऑर्डर्स हैं अक्सर इनके एससीक्यूज़ भी आ जाते हैं। इनका वैसे फोरेंसिक से तो डायरेक्ट कोई इतना वो नहीं है, ना ही इतने कोई ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फोरेंसिक में अगर फोरेंसिक जेनेटिक्स की बात करें या जेनेटिक और डीएनए की बात करें तो जहाँ पर इनका जिक्र आता है तो फिर ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और इनके डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें अक्सर एससीक्यूज़ इनके आ जाते हैं। ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को ये वाली चीज़ें भी कवर करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हम देख लेते हैं। अ कैरियोटाइप में बी एबनॉर्मल इन 2 वेज। जो आपके क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई प्रॉब्लम है तब कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है अगर, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर हम बात करें कि अगर किसी फीटस में कोई स्ट्रक्चरल या नंबर में या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ गई तो वो 50% तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की फर्स्ट कॉज जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ही है, जो कि दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो उनके नंबर में या उनके स्ट्रक्चर में। Due to the improved technology, most people are being diagnosed with chromosomal abnormalities. लेकिन अगर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, अर्ली स्कैन्स एंड एमनियोसेंटेसिस और ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी होंगी, तो उसमें जो है अर्ली एडवांस जो है उसमें आप अर्ली डिटेक्ट करके तो इनको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है मतलब बजाय ये कि वो उसमें कोई डिफेक्टेड चाइल्ड जो है फीटस में कोई डिफेक्ट हो, बाद में पता लगे कि इसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है और वो डिसऑर्डर के साथ जो है डिसेबल पैदा हो, तो इसलिए वो पहले ही डिटेक्ट करके आप उसको इंड्यूस्ड अबॉर्ट किया जा सकता है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हमने कहा कि टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ किस तरह की हो सकती हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अगर सेट हो तो उसके लिए टर्म एक यूज़ की जाती है पॉलीप्लॉइडी। अगर एक्स्ट्रा या मिसिंग क्रोमोसोम एक है, एक उसमें पहले सेट कहा, सेट अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का है तो वो पॉलीप्लॉइडी है। एन एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम अगर कोई है तो एक एक्स्ट्रा या एक कोई मिसिंग क्रोमोसोम तो वो एनएप्लॉइडी है। 1 क्रोमोसोम एब्सेंट है तो मोनोसोमी, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो ट्राइसोमी। अगर कोई पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कोई डिलीट हो गया, मिस हो गया
तो वो डिलीशन कहलाती है एबनॉर्मलिटी। और अगर कोई क्रोमोसोम का पार्ट रिपीट हो रहा है, ट्वाइस ही है, तो वो डिप्लीकेशन कहलाता है। टू क्रोमोसोम ज्वाइन लॉन्ग आर्म्स और एक्सचेंज पार्ट, ट्रांसलोकेशन है वो। कोई क्रोमोसोम का पार्ट रिवर्स अटैच हो गया तो वो इन्वर्जन है। अगर क्रोमोसोम विद आइडेंटिकल आर्म्स के साथ है तो वो आइसोक्रोमोसोम कहलाता है। और एक और क्रोमोसोम है जो कि रिंग की फॉर्म में है ड्यू टू द डिलीशन इन टीलोमियर। अगर आपको क्रोमोसोम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो तो उसके भी पार्ट हैं। टीलोमियर, उसका जो सबसे लास्ट वाला जो एंड है वो टीलोमियर कहलाता है। ठीक हो गया। सेंट्रोमियर होते हैं, टीलोमियर होते हैं। तो टीलोमियर जो है वो अगर उसकी डिलीशन हो गई, ठीक है, वो डिलीट हो गया, विच कॉजेज एंड टू एडहेयर, जिससे उसके एंड्स जो हैं वो एडहेयर होना शुरू हो जाते हैं, तो वो रिंग की फॉर्म में क्रोमोसोम जो है वो हो जाता है, तो वो रिंग क्रोमोसोम डिफॉर्मिटी कहलाता है। तो क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज के कुछ नाम है। मे बी नेवर नो कि आप लोगों को एमसीक्यू से कोई रिलेटेड आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा जेनेटिक का पार्ट डाल दिया। मेन कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि यूजुअली आते हैं, तो हम उनको करते हैं बारी बारी डिस्कस। ट्राइसोमीज, मोस्ट autosomal aneuploid causes developing as embryo or a fetus. Most frequently seen trisomy in newborn are those of chromosome 21, क्रोमोसोम 18 एंड क्रोमोसोम 13। ये तीन क्रोमोसोम है, 21 वाला, 18 वाला और 13, जिसके साथ ट्राइसोमी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सबसे ज़्यादा कॉमन है। कैरी फीवर जीन देन अदर ऑटोसोमल ऑटोसोम्स। 13, 18 और क्रोमोसोम नंबर 21 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बहुत सुना होगा डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम। ठीक है। ट्राइसोमी 21 जो है क्रोमोसोम नंबर के साथ 21, क्रोमोसोम 18 के साथ वाला जो डिसऑर्डर है, 85% जो है ऑलमोस्ट परसेंट ऑफ इसकी कंसेप्शन जो है 85% इसकी है। और एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम 18 के साथ जो डिसऑर्डर है वो एडवर्ड सिंड्रोम कहता है, और जो क्रोमोसोम 13 के साथ है वो है पैटू सिंड्रोम। ये 5% जो है पॉपुलेशन में 5% इसकी परसेंट ऑफ कंसेप्शन। तो ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या है? डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी जो है इन न्यूबॉर्न, डिस्टिंक्टिव फेशियल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, वेरिंग डिग्री ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसको जो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होगी, आईक्यू लेवल इसका जो है वो कम होगा। इसके अलावा मल्टी ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको ल्यूकीमियाज हो सकते हैं, अल्जाइमर्स हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। Trisomy 20, 90% of trisomy 20 conceptions are due to the non-disjunction during meiosis 1 in female. In older women, oocytes remain arrested on the brink of completing meiosis for 15 to 45 years. Oocytes may have been exposed to toxins, virus and radiation. Basically, ज़्यादा अगर बात करें तो इसमें environmental जो factors हैं, ये वाले सारे toxin, virus, radiation, वो आपके oocytes और फीमेल की एज अगर वो 45 एज है तो तब, और ज़्यादा नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 जो है उसके फेज में हो सकती है। वुमेन में सेलेक्टिवली रिलेट नॉर्मल oocytes. The 10% of cases due to the male result from non-disjunction during meiosis 1 or meiosis 2. The chance that trisomy 21 will recur in family is almost 1%. Familial की अगर हम बात करें तो चांसेस जो इसके जस्ट 1% है। नेक्स्ट हमारी जो है वो डिसऑर्डर ट्राइसोमी 18 है, जो कि एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से है। मोस्ट ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन इन meiosis 2 in oocytes and do not survive. सीरियस मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी, इसमें जो है वो उसको मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी सीरियस टाइप की होगी। डिस्टिंक्टिव फीचर इसका जो है वो ऑडली जो है वो क्लिंच्ड फिस्ट, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये इसका पिक्चर में भी बना हुआ है कि वो ऑडली जो है वो ऐसे उसका क्लेंस जो है वो फिस्ट होगी। इसके अलावा ट्राइसोमी 13 है जिसे हम पैटू सिंड्रोम कहते हैं। ये वेरी करता है एंड जनरली डू नॉट सर्वाइव 6 मंथ ऑफ एज। बच्चे यूजली 6 मंथ ऑफ एज से ज़्यादा इसका सर्वाइव नहीं कर सकते। स्मॉल और एब्सेंट आईज होंगी इसमें, आईज की एबनॉर्मलिटी इसमें ज़्यादा है। मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी भी होगी। एबनॉर्मलिटी इन हार्ट, किडनी, ब्रेन, फेस, लिम्स। डिस्टिंक्टिव फीचर इज आई फ्यूजन ऑफ आईज जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई होंगी। इसके बाद हमारे कुछ ऑटोसोमल ये जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं,
उन उनसे रिलेटेड वो तो हमारे जो 18, 21 और 13 क्रोमोसोम, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के डिसऑर्डर थे। कुछ सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें फर्स्ट डिसऑर्डर आ जाता है टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम XO सिंड्रोम भी कहते हैं। ये 1 in 2500 फीमेल बर्थ्स में ऑलमोस्ट कॉमन है। 99% जो है अफेक्टेड फीटस जो है वो डाई इन यूट्रो। इन यूट्रो 99% की तो डेथ ही हो जाती है। फीचर इंक्लूड इसके क्या, टर्नर में क्या होता है, शॉर्ट स्टिचड होगी फीमेल, यूजुअली फीमेल होगी, बर्थ्स में ज़्यादा हैं ये। वेबिंग एट द बैक ऑफ नेक, इनकम्प्लीट सेक्शुअल डेवलपमेंट, इनफर्टिलिटी, impaired hearing. Individual who are mosaics may have children, but their offspring are at high risk of having abnormal number of chromosome. ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, XXX सिंड्रोम। ये 1 in 1000 फीमेल बर्थ्स, ये भी फीमेल बेबी में होगी, फीमेल बेबी का डिसऑर्डर है। फ्यू इफेक्ट्स ऑन फिनोटाइप इंक्लूड, क्या इसके फीचर्स क्या हैं, फिनोटाइप कैसी होगी, टॉलनेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, स्लाइट इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस, X inactivation of 2X chromosome occurs and cells having 2 bar bodies. Many may compensate for the presence of extra X. Individual with a Y chromosome is a male. Klinefelter syndrome. Next आ जाता है XXY syndrome या Klinefelter syndrome. ये 1 in 500 मेल बर्थ्स में कॉमन है। इसकी phenotype कैसी होगी, presence incomplete sexual development, rudimentary testes and prostate, long limbs, large hands and feet, breast tissue, some breast tissue development. Most common cause of male infertility. Man with XXY syndrome have fathered children with medical assistance. ठीक हो गया। ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि जो है थ्रू मेडिकल असिस्टेंस जो है ये इन मेल की इनफर्टिलिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकती है। तो क्या मेडिकल असिस्टेंस के थ्रू जो है ये फादर चिल्ड्रन बन सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट सिंड्रोम है XXY syndrome that arises due to the unusual oocytes and sperm associated with more severe behavioral problem than Klinefelter syndrome. Attention deficit disorder, obsessive compulsive disorder, learning disabilities. इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल जो है वो वाले ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार होंगे। इस तरह के जो भी लोग हैं उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। इंडिविजुअल्स आर इनफर्टाइल, टेस्टिस अनडिसेंडेड होंगी। इन द टीन ईयर्स टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लो लेवल पे होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी डिले होंगी। नेक्स्ट जो है वो सिंड्रोम है XYY सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का दूसरा नाम जैकब सिंड्रोम भी है। ये 1 in 1000 मेल बर्थ्स में है, मेल बेबीज में ये कॉमन है। 96% जो हैं वो फिनोटिपिकली नॉर्मल नज़र आते हैं। मॉडेस्ट फिनोटाइप में इंक्लूड ग्रेट हाइट, एक्नी, स्पीच एंड रीडिंग डिसेबिलिटी। जो फिनोटाइप मिलती है फिनोटिपिकली तो वो नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो एबनॉर्मली हाइटेड होंगे, एक्नी हो सकती है, स्पीच या रीडिंग डिसेबिलिटी होगी। एक इम्पॉर्टेंट कि बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होगा, साइकोलॉजिकली बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल नॉट बायोलॉजिकल। एग्रेसिव और क्रिमिनल जो है वो इनका रिकॉर्ड बहुत क्रिमिनल होगा और एग्रेसिव बिहेवियर XYY सिंड्रोम वालों का होगा। OY एम्ब्रियो नेवर ऑब्जर्व्ड। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़, हमने वो तो बात की कि नंबर के साथ, ठीक है, जितने भी हमने डिसऑर्डर्स किए हमने बात की थी। इस क्रोमोसोम के जो डिसऑर्डर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो उनके क्रोमोसोम के नंबर में मसला होगा या उनके स्ट्रक्चर में होगा। नंबर की हमने बात की कि कुछ ऑटोसोमल थे, कि ऑटोसोमल जो आपके क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम 18 और 13, और भी अगर आप
फर्दर कोई जेनेटिक की बुक उठा लें तो हर क्रोमोसोम के साथ कोई ना कोई डिसऑर्डर रिलेट हो रहा है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो हमने एक चार्ट किया पॉलीप्लॉइडी, डिलीशन, इंसर्शन, उससे रिलेटेड बहुत डिसऑर्डर हैं अगर हम जेनेटिक्स में जाएं। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसर्न, जो मेन 3 इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट कॉमन भी हैं, तो उनमें से डाउन हो गया, प्लाटू हो गया और तीसरा जो है वो एडवर्ड हो गया। 18 क्रोमोसोम 18, 21 और 13 का जो है। इसके अलावा जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो हमने उनकी बात की कि वो ऑटोसोमल वाले जो है वो आ गए आपके एक्सओ सिंड्रोम, टर्नर हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, जैकब सिंड्रोम हो गया, या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। तो ये सारे क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बेसिकली जो कि रिलेट होता है उनके मिसिंग पार्ट से, एक्स्ट्रा या इन्वर्टेड जेनेटिक मटेरियल से। हमने बात की कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जो है 2 जो पेयर क्रोमोसोम के हैं उनके ऊपर जीन्स लोकेट होती हैं, उनके ना स्पेसिफिक लोकस के ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है और दूसरे के ऊपर उसी की अलीलिक फॉर्म है, उसकी कॉपी है, ठीक है। अलील जो है वो उसकी कॉपी है। तो उन उन जीन्स का कोई कोई पार्ट मिस हो गया, कोई एक्स्ट्रा लगा हुआ है या इन्वर्टेड पार्ट है तो जेनेटिक मटेरियल का, तो उससे रिलेटेड क्रोमोसोम में कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया, तब कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कंबाइंड और एक्सचेंज पार्ट्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो सकते हैं जिसको हम ट्रांसलोकेशंस कहते हैं, ठीक हो गया। लाइक ये नॉर्मल सीक्वेंस है ABCDEF GHIJKLMN, ठीक हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। अब डिलीटेड सीक्वेंस क्या हुआ कि यहाँ से ABC में से DEF, ABCDEF जो है वो डिलीटेड है, ये यहाँ से कुछ पार्ट डिलीट हो गया, सॉरी। और ये GHIJKLMN दैट रिमेन द सेम, ये डिलीटेड सीक्वेंस ऑफ जीन है। ABCDEF, ठीक हो गया। DEF के बाद DEF, डुप्लीकेटेड सीक्वेंस ऑफ जीन। यहाँ से इतना पार्ट इसका ये था और इतने ही पार्ट की डुप्लीकेशन यहाँ पे और इंसर्ट हो गई, तो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस ऑफ जीन। बाकी इसका ये वाला पार्ट सेम रहा, GHIJKLMN। इन्वर्टेड में क्या हुआ कि ABCDEF की बजाय FED उल्टा इन्वर्ट हो के लग गया इसके साथ। यहाँ से अगर आप देखें तो ये पार्ट इधर आना था और ये इधर आना था, तो ABC के बाद FED, तो ये इन्वर्टेड सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल जो है वो एबनॉर्मलिटी, एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत इजी सी है, तो इसलिए वो बस मैंने यहाँ पे इसको कोट कर दिया। अदरवाइज अगर आप जेनेटिक्स की बुक्स खोलें तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होता है। तो छोटी सी एग्जांपल है, जिससे आप लोगों को हो जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम की हो सकती हैं। डिलीशन बेसिकली क्या है? डिलीशन रेफर्स टू द मिसिंग जेनेटिक सेगमेंट फ्रॉम अ क्रोमोसोम। हमने इसकी एग्जांपल कर ली। deletions are often not inherited, rather they arise de novo. De novo means के न्यू, खुद से जो एक 2-3 चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ इन्वेंट हो गई, दैट इज de novo, ठीक है। they arise de novo, यूनिक आप इसको कह सकते हैं। लार्जेस्ट नोवल भी कह सकते हैं। लार्जेस्ट डिलीशन इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट देयर विल बी एसोसिएटेड फिनोटाइप। एक और डिलीशन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल से, जिसको हम क्राइडू चैट या कैट क्राई सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो बेबी है वो बिल्कुल कैट की तरह क्राई करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग आर्म है P और Q, इसके क्रोमोसोम के आर्म्स है ना, लॉन्ग और शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम, तो जो P आर्म है उसमें 5th सेगमेंट के ऊपर डिलीशन हो जाती है, उसके 5th वाले सेगमेंट जो है वो दैट पार्ट इज डिलीटेड। तो वो डिलीशन की वजह से एक डिसऑर्डर होता है क्रीडो चैट या कैट क्राई सिंड्रोम। तो ये थोड़ा कॉमन है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें। अगर कोई आपसे डिसऑर्डर का पूछे कि स्ट्रक्चरल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर या सिंड्रोम का नाम, तो आप ये बता सकते हैं क्रीडू चैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं, अब हमने क्रोमोसोम्स की काफ़ी बात कर ली कि क्रोमोसोम हैं क्या, क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। अब हम आ जाते हैं जीन्स के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर हमने बात की कि जीन्स हैं। अब आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम है, इसके डिफरेंट, इसके सारे ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कोड हुई हुई होती है। ईच क्रोमोसोम कंटेन
hundreds to thousands of the information blocks called genes. Each gene is a blueprint for a specific protein in the body. We tell our body what color our eyes are supposed to be. Dozens of proteins are responsible for synthesis of ATP, digestion of food. हमारी जितनी भी प्रोटीन्स हैं हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ जहाँ की प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है इन्हीं स्पेसिफिक जीन्स की बदौलत होनी है और ये जीन्स हमारी बॉडी में हर करेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग जीन जो है वो प्रेजेंट है ईच क्रोमोसोम एंड एवरी जीन इज मेड अप ऑफ हर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो मिल के बनी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से जो कि डीएनए कहलाता है डीएनए बेसिकली एक पॉलीमर है जो रिपीटिंग यूनिट्स जिनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ज़रूरी है आपको बताना कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 पार्ट्स हैं एक उसमें फॉस्फेट ग्रुप है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है ठीक है नाइट्रोजनियस बेस हो गई हमारी फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारी शुगर हो गई और हमारी बेस हो गई नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस इज ऑलवेज वन ऑफ द 4 मॉलिक्यूल जो आपके नाइट्रोजनस बेस है वो कौन से 4 मॉलिक्यूल से बनके बनी है एडेनिन है ग्वानिन है साइटोसिन और थायमीन ये नाइट्रोजनस बेस है डीएनए की बैकबोन न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर विद अल्टरनेटिंग फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड इस तरह ये इनका डीएनए का ये सिंगल चेंज है तो बेसिकली डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसकी आगे आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए की बेस पेयरिंग जब होती है तो वो बेसिकली ऐसे होती है कि ये आपके 5 to 3 एंड पे इस तरह शुगर फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं और दरमियान में जो बेसेस अटैच हैं लाइक बेस थायमीन एडेनिन के साथ जो है वो दरमियान में हाइड्रोजन का बॉन्ड है डबल बॉन्ड ए और टी के दरमियान एडेनिन और थायमीन के दरमियान और इसी तरह साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का जो है वो अटैच होता है डीएनए इज नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड the 2 nucleotide chains are held together by hydrogen bonds. Adenine always pair with thymine on one strand and cytosine always pair with guanine. DNA का double helical structure, the two strands wrap around each other to form a helical structure जिसको हम double helix structure कहते हैं ये इसका helical structure है ये अगर आपको याद हो ये इसको अनवाइंड जब हो रहा है तो वो उसकी ये सारी केमिकल फॉर्मुलेशन बताई गई है कि किस तरह शुगर फॉस्फेट और बेसिस जो हैं वो अटैच हैं फंक्शन डीएनए का बेसिकली 2 प्राइमरी फंक्शन है ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ये तो हमने कहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है और इसके अलावा प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन द सेम वे एवरी टाइम 2 टाइप्स ऑफ डीएनए हैं आपका एक न्यूक्लियर और क्रोमोसोमल डीएनए जो हमने बात की जो कि इनहेरिट होता है मदर और फादर से वो आपका न्यूक्लियर या क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ मदर से इनहेरिट होता है ठीक हो गया तो डीएनए के भी 2 टाइप्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए डीएनए की रेप्लिकेशन बेसिकली डीएनए बेसिकली अनवाइंड जब होता है एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज adds complementary bases to single strand adenine with thymine and cytosine with guanine complementary strand जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके साथ ऐड होता है यहाँ पे ये अनवाइंड हो गया और उसके बाद यहाँ पे इसने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी restriction enzyme that cuts the DNA at a specific sequence ठीक हो क्या recognize and binds to 6 to 8 nucleotide stretch restriction site है basically हमने क्या किया कि एक एंजाइम है एंजाइम रिस्ट्रिक्शन साइड के ऊपर वो स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा ठीक हो गया उस साइड से उसने उसको कट किया अगर ये आपको ये क्रोमोसोम के ऊपर आपको जीन का सीक्वेंस नजर आ रहा है ठीक हो गया GAAT ग्वानिन एडेनिन एडेनिन ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये और ये आपको अब इसने इसको स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइड ये है कि यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया अब ये यहाँ से देखें ये कट हो गई अब ये कट होके ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है इसको अगर हमने रेप्लिकेट करवाना है ठीक हो गया जब पीसीआर हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसमें बेसिकली आप खुद से सेल्फ इंड्यूस करके एक एंजाइम डालते हैं जिसने उस स्पेसिफिक डीएनए छोटे छोटे से पार्ट्स को रेप्लिकेट करना होता है रेप्लिकेशन उसकी होती है किस तरह होती है कि 2 to 4 4 to उसके बाद वो 8 8 to 16 ठीक है वो जो है वो डबल ट्रिपल और वो
बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स की फॉर्म में रेप्लिकेशन हो जाती है पीसीआर के थ्रू। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद डिफरेंट साइज पोर्स। जेल किस किन चीज़ों की बनती है, जेल के ऊपर हमने बेसिकली अपना जो है ये सैंपल, डीएनए के सैंपल को रन करना होता है। तो जेल का जो मटेरियल है वो या तो एगरोज जेल, अभी हमने पहले भी एगरोज का नाम पढ़ा था, याद है आपको, स्लाइवा में हमने एगरोज का नाम था। एगरोज मटेरियल है जिसकी जेल बनती है, या एक्रेलामाइड है, बेसिकली दोनों मटेरियल जेल बनती है। ये कॉमन मटेरियल है जो जेल के लिए यूज होते हैं। इसके इस जेल जो वाटर कंटेनर के अंदर हम इस एगरोज जेल को रखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम डीएनए सैंपल को लोड करेंगे, जो उसमें वेल्स बने हुए हैं, उन वेल्स के अंदर हमने अपना डीएनए सैंपल को लोड करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो, करंट के थ्रू डीएनए जो है वो मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, और स्मॉलर बैंड जो हैं दैट विल रन फास्टर। वो बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो जो भी डीएनए के वो हैं सैंपल्स हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है वो रन करना शुरू होंगे। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। Sequence repeats in human genome, repeats polymorphism, such as like basically short segments of DNA a few thousands of times and are found at a specific location in human DNA. There are many types of repeats polymorphism that occurs in human chromosome. Each individual will have a different number of repeats at each of these spots. The number of repeats at each location in you are random combination of these repeats in your parents. Each of these spots or loci are given different names. The most common, अच्छा अब हमने बात की कि कुछ repeating segments हैं डीएनए के। हमने कहा ना कि जो डीएनए के segments हैं ए जी सी जी ए सी, आपने आपको वो लास्ट पिक्चर में दिखाया था ना, वो सेगमेंट्स हैं। तो वो कुछ सेगमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जो हमें पेरेंट से किसी भी हम हमारे पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो वो रिपीटिंग सेगमेंट्स हर इंसान के अंदर हैं। तो वो रिपीटिंग सेगमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो वो स्पेसिफिक उनको हम नाम देते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTRs, ठीक है, इनके ऊपर बहुत रिसर्च होती है। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ polymorphism, AMP, FLP, short tandem repeats, STR segments, short tandem repeats, single nucleotide polymorphism, SNP, single nucleotide polymorphism। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि पूछ ली जाती हैं अक्सर। आप लोगों को नॉलेज में थोड़ा बहुत हो, बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। मेडिकल स्टूडेंट से ये जेनेटिक की बहुत बेसिस पूछी जाती है, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें हैं जो डीएनए से रिलेटेड हैं। VNTR क्या चीज़ है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। बेसिकली ये आपकी जेनेटिक सेगमेंट्स के कुछ डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जो कि थाउजेंड्स टाइम रिपीट होते हैं, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, ठीक है, और उससे वो डिफरेंट पोलीमॉर्फिज्म जो है वो शो करते हैं। VNTRs हैं, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म है, STRs हैं, और SNPs हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमॉर्फिज्म, SNP। अब ये हैं क्या, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। जो सीक्वेंस रिपीट्स हो रही है ह्यूमन जीनोम में, वो पहले हमने बात की VNTRs की, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये रिपीट्स हैं 9 to 80 बेस पेयर्स। टोटल लेंथ इसकी 500 to 23,000 बेस पेयर्स है। वेरी स्पेसिफिक ड्यू टू द लेंथ एंड रिपीट्स। Testing is quite expensive and time consuming regarding in older DNA sample due to the random breaking of DNA strands। क्योंकि जितना old sample होगा तो उसमें DNA के strands की breaking start हो जाती है। बेसिकली ये 9 to 80 बेस पेयर्स की रिपीट्स हैं जो कि स्पेसिफिक, इनकी लेंथ स्पेसिफिक है और ये इसी रेशो से रिपीट हो जाते हैं। लेकिन ये इनको टेस्ट करना, VNTR को टेस्ट करना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है और इसकी टेस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव है। आपको लैब में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस हैंड की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो ऐसा कोई एक्सपीरियंस बंदा हो जिसको ये सारा काम आता हो, डीएनए हैंडलिंग फिर बहुत हो, कंटेमिनेशन ना हो, तो ये सारी चीज़ें जितने भी, बल्कि डीएनए से रिलेटेड आप कोई भी टेस्ट रिसर्च करें तो वो बहुत ही जो है वो जिसे हम कहेंगे
एक्सपेंसिव होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, और वो इस तरह की फास्ट इफेक्टिव और वो वाली नहीं होगी। अथेंटिक तो वो बहुत होगी डीएनए, तो इसीलिए तो इसका एडवांसमेंट में है कि 100% इसकी श्योरिटी आपके टेस्ट में आ जाती है, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करता है। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म, ये रिपीट्स हैं 8 to 16 बेस पेयर्स का। इसकी टोटल लेंथ 100 to 1300 बेस पेयर है। ये शॉर्टर और लेस ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन है। फर्स्ट लोकाई टू बी यूज्ड इन फोरेंसिक एनालिसिस में, फर्स्ट इसका जो है वो एनालिसिस में, सॉरी फोरेंसिक एनालिसिस में फर्स्ट लोकाई जो है वो बेसिकली यूज होती है। जो फर्स्ट लोकस के ऊपर 8 से 16 बेस पेयर रिपीट्स आ रहे हैं वो यूज होंगे। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स STRs क्या है? ये रिपीट्स हैं 2 to 7 बेस पेयर्स के। टोटल लेंथ इनकी 100 to 400 बेस पेयर हैं। शॉर्टर येट देयर बाय लेस ससेप्टेबल टू ब्रेकेज। These loci are current standards in forensic laboratory analysis, ideal size for PCR amplification. STRs को हम PCR एम्पलीफाई करने के लिए, PCR लगाने के लिए हम सबसे जो बेस्ट जो है वो साइज जो है वो 2 to 7 बेस पेयर्स वाला शॉर्ट टैंडम रिपीट्स का है, STRs। इसके अलावा SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड से मुराद यही है कि एक न्यूक्लियोटाइड किसी जगह कहीं से चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। इसको हम दूसरे लफ्जों में म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक न्यूक्लियोटाइड एक ही जगह किसी किसी के बेस पेयर में C आ गया, G की जगह T आ गया, ठीक है। एक कहीं एक बेस पेयर, एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक से रिप्लेस हुआ है। A single base changes as a result of mutation, most commonly useful to forensic investigation, can be potentially used to distinguish identical twins। ठीक हो गया। ये हम इसको पोटेंशियली हम इसको आइडेंटिकल ट्विंस के लिए सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे SNP का ही रोल है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये अक्सर वाइवा में पूछ ली जाती हैं। लास्ट टाइम जो वाइवा लेने आए थे तो वो थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में, बल्कि बहुत सारी एडवांसमेंट वाली चीज़ों पे पूछ रहे थे कि अब जो वो, बल्कि पाकिस्तान का भी नहीं, वो अमेरिका और वो बाकी कंट्रीज़ का पूछा था। अच्छा बाहर बताएं फिलहाल अब जो रिसर्च हो रही है वो किस तरह हो रही है, डीएनए से रिलेटेड। अगर वो किसी को लग रहा था कि अच्छा डीएनए से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन आता है तो वो आगे फर्दर जो है वो और चीज़ें ये वाली पूछना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, अगर आप डीएनए का थोड़ा बता रहे हो, इतने एफिशिएंट हो कि डीएनए के बारे में आप लोगों का नॉलेज है, ऑब्वियसली अपडेट नॉलेज जो है। फोरेंसिक की अगर हम बात करें, फोरेंसिक जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, फोरेंसिक जेनेटिक बहुत आजकल एडवांस और मेन फोरेंसिक की ब्रांच है। अगर आप बात देखें अब करें, आप लोगों की बुक्स में तो सारा ये सिरोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें, ट्रोमेटोलॉजी और इसमें, लेकिन अगर आप देखें मैडम जैनब की भी वो करें, हर चीज़ में डीएनए चाहे आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड हो, हर चीज़ का अल्टीमेटम जो अल्टीमेट अब आ गया है, वो फाइनल सोल्यूशन वो डीएनए के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर आ गया है, जो ऑथेंटिक है, रिलायबल है, ठीक हो क्या। तो डीएनए के बारे में फिर पता होना बहुत ज़रूरी है। बुक्स में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ डीएनए के बारे में, इवन बल्कि एक दो इंडियन बुक्स हैं उसमें डीएनए के बारे में टोटली बकवास रबिश लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सारा गलत लिखा हुआ है। इंडियन बुक्स तो बिल्कुल भी, अगर आप लोग कभी कोई फॉलो कर रहा है तो इंडियन बुक्स मत देखिएगा, उसमें जितना भी डीएनए के बारे में लिखा है ना सब गलत लिखा हुआ है, गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आप लोग डीएनए के बारे में अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये मैंने यही बात की कि एडवांस है, एडवांसमेंट्स फोरेंसिक के एडवांसमेंट्स में से है। सबसे ज़्यादा आजकल जो टेस्ट है वो डीएनए का रिलायबल है। तो डीएनए के बारे में पूछा जाता है तो फिर इन चीज़ों के बारे में भी समटाइम्स पूछा जाता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP क्या चीज़ है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स क्या है, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये ज़रूरी है। अच्छा अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पीसीआर के बारे में। पीसीआर क्या चीज़ है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेक्निकली डिवाइस हुआ था 1983 में। एम्पलीफाइज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। बेसिकली नाम से ही है कि एम्पलीफिकेशन, स्मॉल, हमने कहा कि स्पेसिफिक फ्रेगमेंट के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन साइड, पहले हमने उसको कट किया, रिस्ट्रिक्ट किया उस पार्ट को, डीएनए को, और वहाँ से अब हमने इसको रेप्लिकेट करवाना है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू एम्पलीफाई करना है। 2 इंटू पावर 2, हमने 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर के थ्रू जो है वो इंक्रीज होगा डीएनए का नंबर।
कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल। डीएनए के एक सिंगल सेल के ऊपर जो है ये पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है सिंगल डीएनए के सेल के ऊपर। ठीक हो क्या? डीएनए का सिंगल सेल हम कहाँ से ले सकते हैं? कोई सिगरेट बट है वो हम स्लाइवा के थ्रू हमने ले लिया, कोई लिक स्टैम्प के थ्रू ले लिया, रूट ऑफ सिंगल हेयर से हमने एक डीएनए का सेल निकाल लिया, सिंगल सेल निकाल लिया, 1 in 50,000 और ड्रॉप ऑफ ब्लड 0.1 माइक्रोलीटर ब्लड के से भी हम जो है वो एक डीएनए का सेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्लड से डीएनए का सेल एक्सट्रैक्ट करना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके भी मेथड्स हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल है। आपने ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड का जस्ट एक हमने कहा कि 0.1 माइक्रोलीटर ब्लड के ड्रॉप में से हमने डीएनए के एक सेल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट उसके एसओपी फॉलो किए जाते हैं लैब में, पूरा एक प्रोसीजर है कि ब्लड लिया, ब्लड में से सबसे पहले हमने क्या किया कि ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज हैं, तो उसमें से हमने सबसे पहला काम किया कि आरबीसीज को वॉश आउट किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जो है वो हम वॉश आउट करते हैं उस सोल्यूशन को, ब्लड के सोल्यूशन को। जब डब्ल्यूबीसी सारे वॉश आउट हो जाते हैं, प्लाज्मा सारा वॉश आउट हो जाता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसीज वॉश आउट हो जाते हैं, जितना भी रेड कंपोनेंट है वो वॉश आउट हो गया और डब्ल्यूबीसीज रह गए। डब्ल्यूबीसीज को वो कुछ नहीं कहेंगे, डब्ल्यूबीसीज को हमने अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया उस सोल्यूशन में से, ब्लड में से। डब्ल्यूबीसी में क्योंकि आपके आरबीसीज जो है वो ए न्यूक्लिएटेड हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, आरबीसीज हमारे लिए जो है वो डिस्कार्टेड सोल्यूशन है। हमें चाहिए डब्ल्यूबीसीज जिसके अंदर सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो हमने डब्ल्यूबीसीज अपने जो है वो प्रायोरिटी पे रखे, डब्ल्यूबीसीज को हमने लिया, फर्दर उसमें उसकी वॉशिंग की और उसमें से हमने एक डीएनए सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मल्टीपल मेथड हैं, आप लोगों के लिए फिलहाल नहीं है, ये लैब में जो ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जब आप कभी लैब में कभी किसी को इंटरेस्ट हुआ, अगर आप ये पीएफएस से लैब में जैसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लड हो गया, कोई भी सैंपल हो गया, तो वो हर एक चीज़ के डिफरेंट वो हैं मेथड्स हैं। लाइक आपने बोन है, बोन से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंट है, सोल्यूशन रिएजेंट्स टोटली डिफरेंट है, स्लाइवा का टोटली डिफरेंट है, बकल स्वैब का टोटली डिफरेंट है, ब्लड का टोटली डिफरेंट है, हर एक का टोटली डिफरेंट जो है वो प्रोटोकॉल है, रिएजेंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ डिफरेंट है सारा कुछ। ठीक हो गया? तो एम्पलीफाइड डीएनए कैन बी यूज टू, एम्पलीफाइड डीएनए हमने जो निकाला है, हम एम्पलीफाई करें हैं, वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अब एक सिंगल सेल से हमने एम्पलीफाई किया, वो आइडेंटिफाई करेगा सस्पेक्ट या विक्टिम को, वो डिटर्मिन करेगा इंडिविजुअल सेक्स को, वो केसेस डिटर्मिन कर सकता है स्पीशीज को, अगर वो ह्यूमन नहीं है। तो ये सारे पीसीआर के जो है फ़ायदे हैं, मेथड्स हैं। और इसका फिर फर्दर काफ़ी डिटेल है थोड़ी सी, आप लोगों को जिसको इंटरेस्ट हो वो फिर हम फर्दर कर लेंगे कंटिन्यू, काफ़ी ज़्यादा है डिटेल फिर। ठीक हो क्या? आज जो हमने अभी पढ़ा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा, डीएनए का सारा हमने जीन्स का, क्रोमोसोम का, ठीक हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाती हैं पर्सनल आईडी के चैप्टर में ही, बल्कि ये दी हुई हैं आप लोगों के सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो ये डिसऑर्डर्स अक्सर क्वेश्चन उसके आ जाते हैं, क्लाइनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम और ये ये सारी चीज़ें आप लोगों को इधर भी कवर हो गई हैं। अच्छा, एक और आप लोगों के लिए था कि आप लोगों का जो टेस्ट होना है वो ऑब्वियसली ये वाला टेस्ट डीएनए और ये पर्सनल आईडी कंबाइन ही कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का वैसे कोर्स तो ख़त्म हो ही चुका है, तो ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो डीएनए और पर्सनल आईडी वैसे भी कंबाइन ही कर लेते हैं इसको टेस्ट, तो आप इसको इंशाल्लाह फिर कंबाइन टेस्ट हम करेंगे, क्योंकि ये वाले डिसऑर्डर्स आपके पर्सनल आईडी में भी कंप्लीट हो रहे हैं। एक एडिशनल आपको इसमें से डीएनए ही करना है, बाकी टेस्ट वेस्ट तो आपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी अपने जो हैं वो किए हुए हैं, ब्लड के टेस्ट, ठीक है, सीमन के टेस्ट, स्लाइवा के टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह टेस्ट होगा वो कंबाइन होगा इन दोनों उसका जो आप लोगों का नेक्स्ट आपका रिवीजन टेस्ट आएगा, जो भी नेक्स्ट टेस्ट आएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच।